हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का 100 टॉप क्वेश्चन। मतलब ये 100 टॉप क्वेश्चन इस प्रकार की होने वाली है जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और लोगों को काफ़ी कठिन लगते हैं। इसमें किसी प्रकार का कह सकते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन कम देखने को मिलेगा। इसमें आप ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉलीपॉप पढ़े हैं तो पॉलिटी का क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें टॉप 100 प्रश्न हैं जो कि बच्चा अक्सर परीक्षा में छोड़ के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप इस वीडियो को पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ पे तीनों आइकन दिख रहा है। अगर आप पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो भी आप हमारे यूट्यूब पर जा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के कार्यों को कैसे विभाजित किया? पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में आया था। तो कहता है इसने किस प्रकार से विभाजित किया था? तो इसने क्या किया था? इसने व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर द्वैत शासन शुरू किया था। पिट्स इंडिया एक्ट, सबसे पहले द्वैत शासन लाने का कार्य भी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही हुआ था। 1858 के अधिनियम द्वारा किस नए पद का सृजन हुआ था? तो 1858 का जो अधिनियम हुआ था, तो उस समय हमारे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत के राज सचिव यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पद को सृजन किया गया था। इसका समापन 1935 के अधिनियम में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारतीय संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु थी? तो संप्रभु पूरी तरह से नहीं थी। आपको पता होगा कि पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं थी, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। जो हमारा भारत का संविधान संप्रभु पूरी तरह से हुआ था, वो किस कारण हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है? तो प्रस्तावना का आधार आप पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे, आपको पता होगा। मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता होगा केशवानंद भारतीवाद, जो कि 1973 में हुआ था। इसको सबसे बड़ी बात भी कहा जाता है केशवानंद भारती को। कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के उचित प्रक्रिया में अंतर क्या है? देखो, विधि द्वारा स्थापित है, अब विधि के उचित प्रक्रिया में क्या अंतर है? तो देखिए इसमें क्या अंतर है। पहली प्रक्रिया की वैधता देखती है, दूसरी प्रक्रिया के साथ न्याय और आयोचित भी देखती है। समझे? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाश संघ क्यों कहा गया है? माने भारतीय राज्य को विनाशी राज्यों का अविनाश संघ क्यों कहा जाता है? मतलब भारत में अनेक राज्य हैं, लेकिन सभी मिलकर एक राज्य बना रहे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट है हमारे भारत, है ना? क्योंकि हमारा कहता है क्योंकि संसद राज्यों की सीमा बदल सकती है, पर राज्य चाहे तो अलग नहीं हो सकते। जैसे हम राज्य को माने कि हम अलग हो जाएं, अलग देश बना ले, तो नहीं बना सकता। लेकिन अगर संसद चाहे तो उस राज्य को टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है जूनागढ़ है और हैदराबाद का विलय कैसे हुआ था? तो जूनागढ़ का विलय और जो जूनागढ़ का विलय है वो जमानत संग्रह, याद कैसे रखेंगे? जैसे जूनागढ़ जैसे जमानत संग्रह से याद रखिएगा किया गया था। जबकि हैदराबाद का जो किया गया था वो पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में आया था ने किस सिद्धांत को नकारा था? कौन सा सिद्धांत था वो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो स्वीकार नहीं किया था? तो इसका कहना था कि एक भाषा एक राज्य के पूर्ण सिद्धांत यहां नहीं चलेगी। कहता अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? तो 370 हटने के बाद वह भारत कहता अब यह भारत में एक पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, जबकि पहले एक राज्य का हिस्सा हुआ करता था। कहता क्या अनुच्छेद 13 के तहत संविधान संशोधन विधि है? कहता क्या अनुच्छेद 13 के तहत संविधान संशोधन विधि है? तो देखिए क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मौलिक अधिकार छीनने वाले संशोधन शून्य होगा। मतलब
इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी अगर मौलिक अधिकार आपको से हनन कर रहा है तो आपको 13 के तहत नहीं 32 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 14 में तर्क संगत वर्गीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ कानून का समान व्यवहार, माने सभी व्यक्तियों का समान अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्षण की 50% सीमा किस मामले में तय हुई थी? तो आरक्षण का जो 50% सीमा है वो 1992 की इंदिरा गांधी साहनी, जो इंदिरा गांधी नहीं इंदिरा साहनी जो आया था 1992 में, उसी में इसका बात किया गया था। मंडल कमीशन कहते हैं, उसी में इसका बात किया गया था 50% आरक्षण के बाद। कहता है क्या चुप रहने का अधिकार मौलिक अधिकार है? हाँ दम है जी, हल्ला नहीं करना का एक मौलिक अधिकार है, चुप रहना भी एक मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 19 के एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। बोलने का अधिकार और चुप रहने का अधिकार दोनों एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। कहता अनुच्छेद 21 में क्या मरने का अधिकार शामिल है? नहीं, इसमें मरने का अधिकार नहीं है, केवल कहता इसमें केवल गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। ज्ञान और केश मतलब कोई व्यक्ति को जीने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को अपने मन से शादी करने का अधिकार है, किसी बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ना कि इसमें मरने का अधिकार है। निजता का अधिकार है, ये कैसे कहता है। विदेश घूमने का अधिकार 19 ही कहता है। कहता है धार्मिक स्वतंत्रता किन आधारों पर प्रतिबंधित है? तो धार्मिक है वो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर ये क्या है? प्रतिबंधित है। कहता अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो आपको पता होगा कि संविधान जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहे थे। कहता मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन क्या है? माने संतुलित क्या है? मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच क्या संतुलित है? तो कहता है ये एक दूसरे के पूरक हैं और इसके बीच संतुलन मूल ढांचा है। क्या है? मूल ढांचा है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं मौलिक अधिकार है जो परिवर्तनीय योग है, जबकि डीपीएसपी है वो परिवर्तनीय योग नहीं है। ये अंतर हो गया, लेकिन संतुलन का बात कर रहा है तो ये कह सकते हैं कि संतुलन मूल ढांचा है। ये प्रकार का मैंने हमारे संविधान से पहले ही जुड़ा हुआ है। मौलिक के कर्तव्य के उल्लंघन पर दंड मिल सकता है। संविधान में प्रावधान तो नहीं है, पर संसद कानून बनाकर दंड दे सकती है। अगर कोई मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद है वो कानून बनाकर दंड दे सकता है। कहता है समान नागरिक संहिता यूसीसी का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। कहता है राष्ट्रपति की पॉकेट विक्टो शक्ति क्या है? तो पॉकेट विक्टो का शक्ति है किसी विधेयक को न तो अनुमति देना और न ही लौटाना, बस लंबित रखना। मतलब उस पर बात ही नहीं करना, उसको चाहे तो राष्ट्रपति आगे बढ़ा सकते हैं, वरना उसे चुपचाप बंद कर सकते हैं कानून को। और इसका प्रयोग सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे। राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग करता है। माने राष्ट्रपति है वो कब प्रधानमंत्री नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग करेगा? जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत स्पष्ट ना हो तो अपना विवेक का प्रयोग करता है। जैसे क्या होता है, मान के चलिए कि 3 उम्मीदवार खड़ा हो गए, अब लाना है एक, मान के चलिए कि बिहार में 243 है, ठीक है, तो 122 लानी रहती है। अगर 3 उम्मीदवार मिलकर कोई 80 ले आए, कोई और ले आए 70 ले आए, तो कितना हो गया? और कोई ले आए बचे हुए सीट, तो कोई के पूरा यहाँ पे नहीं हुआ। तो उस दौरान क्या करते हैं कि राज्य में अगर होता है तो राज्यपाल अपना विवेक का प्रयोग करते हैं, और वहीं केंद्र में होता है तो अपना राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग करते हैं। कहता है भारतीय उपराष्ट्रपति का पद किस देश से प्रेरित है? तो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से, लेकिन कार्य क्षेत्र में सूक्ष्म अंतर भी है। याद रखिएगा, वहां का उपराष्ट्रपति का कार्य यहाँ का उपराष्ट्रपति कार्य में कुछ अंतर भी है। जबकि राष्ट्रपति का जो पद है वो 1935 के अधिनियम के तहत लिया गया है।
कैबिनेट का अधिनायकवाद किसे कहते हैं? कैबिनेट का अधिनायकवाद किसे कहते हैं? जब कार्यपालिका विधायिका की शक्ति पर पूरी तरह से हावी हो जाती है तो उसे कैबिनेट का अधिनायकवाद कहते हैं। समझा? जब कार्यपालिका है जो विधायिका की शक्ति पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो देखिए, सामूहिक रूप से होता है लोकसभा का प्रत्यय, जो अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया है। जबकि व्यक्तिगत रूप से पूछे तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। कहता राज्यसभा की दोनों विशेष शक्तियां कौन सी है? तो राज्यसभा की दो विशेष शक्तियां हैं, वो है अनुच्छेद 249 राज्य सूची और अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा। ये राज्यसभा के दो विशेष शक्तियां हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 21 से ऊपर है? अर्थात क्या संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 21 से ऊपर है? नहीं, नहीं। विशेषाधिकार नागरिकों के जीवन के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। ये संसद से ऊपर अनुच्छेद 21 से ऊपर नहीं है। धन विधेयक पर राज्यसभा की क्या सीमा है? मतलब राज्यसभा है वो धन विधेयक पर कितना दिन या फिर क्या कर सकता है? तो राज्यसभा को इस पर कोई अधिकार तो नहीं होता, लेकिन ये केवल 14 दिन तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में क्या अंतर है? तो अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना जरूरी नहीं, जबकि निंदा प्रस्ताव में जरूरी है। माने अविश्वास प्रस्ताव है उसमें कारण बताना जरूरी नहीं है, लेकिन निंदा प्रस्ताव है उसमें आपको कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण आप पर ये मुकदमा लगा है। आगे चलिए। जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर बड़े बड़े पदाधिकारियों को हटाया जाता है, बड़े बड़े नेताओं को हटाया जाता है। शून्यकाल 0 आवर क्या है? तो शून्यकाल संसद का वह समय जहां बिना पूर्ण सूचना के लोक महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं उसे शून्यकाल कहते हैं। माने बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व प्रश्न पूछे जाते हैं, सूचना नहीं देते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉलेजियन प्रणाली क्या है? देखिए, कॉलेजियन प्रणाली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जजों की नियुक्ति की वह प्रणाली जिसमें एससी के शीर्ष 5 जज होते हैं। एससी मतलब समझे, एससी मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के 5 जज निर्णय लेते हैं, कॉलेजियन पद्धति कहलाता है। जजों की नियुक्ति की वह प्रणाली है। समझा? जज की नियुक्ति प्रणाली होती है ये कॉलेजियन पद्धति। कहता है अनुच्छेद 142 का महत्व क्या है? तो 142 का महत्व है कि यह सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का शक्ति अनुच्छेद 142 के तहत मिलता है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अपना बात ले सकते हैं, ये भी शायद 142 में ही वर्णन है, 143 में है। कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो यह हमारा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। ये जो हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को संवैधानिक की जांच करना। मतलब ये कानून क्या गलत है, सही है, या फिर हम बनाए कानून तो क्या सही कानून है, इसको रिव्यू द्वारा कर सकते हैं। पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन किया गया है। कहता है अनुच्छेद 226 बनाम 32 में क्या व्यापक है? तो देखिए, अनुच्छेद 226 है व्यापक है क्योंकि यह कानून अधिकारों के लिए रीट माने ये क्योंकि यह कानूनी अधिकारों के लिए रीट जारी करता है 126, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है वो 32 अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है और जो हाई कोर्ट है तो वो 226 के तहत जारी करता है, ये भी कह सकते हैं। कहता है क्यूरेटिव पिटीशन की शुरुआत किस केस से हुई थी? जो क्यूरेटिव पिटीशन है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शुरुआत किस केस से हुई थी? ये हुआ था रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा केस से हुआ था, याद रखिएगा। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक
हुर्रा से हुआ था। इनमें रूपा अशोक लग गया, इसमें अशोक हुर्रा सिर्फ है, याद रखिएगा। आगे कहता है लोक अदालत के फैसलों की वैधानिक स्थिति क्या है। तो ये जो लोक अदालत के फैसलों का वैधानिक स्थिति है, ये अंतिम होते हैं, मानिए अंतिम फैसला होते हैं, और इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं होता है। किसी भी कोर्ट में लोक अदालत फैसलों के लिए, वैधानिक स्थिति के लिए अपील नहीं आप कर सकते हैं। कहता है एकीकृत न्यायपालिका, तो इसका अर्थ है कि देश में शीर्ष से निचले स्तर तक न्यायालयों की एक श्रृंखला होना। मतलब सभी जो न्यायालय है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। माने सबसे छोटा न्यायालय है उस पे हुकूमत बड़ा लगा सकता है, बड़ा उससे बड़ा हुआ उस पे को कंट्रोल, और उससे बड़ा करेगा और सबको कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी यही एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ हुआ। कहता न्यायाधीशों को हटाना कठिन क्यों है। न्यायाधीशों को हटाना कठिन क्यों है, ताकि कहता कठिन इसलिए है ताकि कहता है न्यायपालिका बाहरी दबाव से मुक्त और स्वतंत्र रहे। समझा, इसलिए नहीं हटा सकता। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको जब ना तब हटा दें तो क्या वो अपना फैसला बढ़िया से ले पाएगा, दबाव में रहेगा कि भालना हम कोई कानून बना रहे हैं, राष्ट्रपति खराब लगा हमको ही हटा दिए, कानून खत्म। इसलिए उस पर हटाना कठिन होता है। कहता जनहित याचिका पील के जनक कौन माने जाते हैं, तो आपको पता होगा न्यायमूर्ति PN भागवती को पील का जनक माना जाता है। कहता अधीनस्थ न्यायालय पर किसका नियंत्रण होता है, तो अधीनस्थ न्यायालय पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट का इस पर नियंत्रण होता है। कहता है अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की जांच कौन करता है, तो 356 के दुरुपयोग की जांच हमारा न्यायपालिका MR बोम्मई के कहता न्यायपालिका करता है, MR बोम्मई केस के दिशा निर्देश के तहत। समझा, किस केस के तहत, तो बोम्मई केस। और इन बोम्मई केस में दुरुपयोग माने 356 में जितना दुरुपयोग होता है उसका जांच न्यायपालिका करता है। कहता विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जिसे संसद समाप्त कर सकती है। देखिए संसद समाप्त कर सकती है, याद रखिएगा। अब संसद समाप्त कब करेगी, जब विधानमंडल चाहेगा कि हमारे राज्य में अब विधान परिषद का कोई काम नहीं है, तो वह क्या करेगा, विशेष बहुमत जुटाएगा और उसको हटा सकता है। कहता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद का मुख्य केंद्र क्या है, तो उसका जो मुख्य केंद्र होता है वो होता है राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति और केंद्र का हस्तक्षेप। जैसे क्या होती है कि कोई मुख्यमंत्री दूसरा पार्टी को गए और कोई राज्यपाल, मान के चलिए राज्यपाल तो पार्टी का आदमी नहीं होता है, लेकिन समझना कि यहाँ पर क्या बात होती है। बात ये होती है कि जितना ज्यादा लोकसभा में सीट होती है उसका ही राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति जिनका होंगे उनका राज्यपाल होंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है कि एक दूसरे में 36 की आंकड़ी चलती रहती है। तो उस समय इसमें क्या होता है, विवेकाधीन शक्ति और केंद्र का हस्तक्षेप इसमें बहुत ज्यादा होती है, जो कि जब न तब देखने को मिलता है, मगर तमिलनाडु के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, केरल के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। 73वें संशोधन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो 73वां संविधान संशोधन आप पढ़े होंगे कि पंचायती राज स्थानों को संवैधानिक दर्जा, त्रिस्तरीय ढांचा पढ़े होंगे, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर दिया गया था। कहता पेशा अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पेशा का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन और ग्राम सभा को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है, राज्य आयोग का कार्य क्या है, तो राज्य आयोग का कार्य है राज्य और पंचायतों के बीच राजस्व के बंटवारों की सिफारिश करना इसका मुख्य कार्य है, याद रखिएगा। कहता है शहरी स्थानीय निकाय की कमजोरी क्या है, शहरी स्थानीय निकाय की कमजोरी क्या है, इसका जो कमजोरी है वह वित्तीय स्वायत्तता की कमी और राज्य अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य है या कमजोरी कह सकते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला आयोग, जिसको बोलते हैं जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम काउंसिल या
काउंसिल कर सकते हैं, समिति को इसे बोलते हैं कोऑपरेशन बोलते हैं, कोऑपरेटिव या ऑपरेशन बोलते हैं, का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो अनुच्छेद दिया गया है वो है 243 के जेड डी के तहत हमारा जिला, डी से याद रखिएगा, जेड डी से, जे से हो गया जेड, डी से डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, जेड डी ऐसे। पंचायतों में जे से जा याद रख सकते हैं, जेड से जा, तो जा से जिला, और डी से डिस्ट्रिक्ट, जिला ही ऐसे होता है। पंचायतों में महिला आरक्षण का क्या प्रभाव पड़ा? तो पंचायतों में महिला की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, पर पति प्रधान शासन एक चुनौती है। सही बात है, महिला का आरक्षण देने से महिला तो राजनीतिक में जा रही है, लेकिन वो पुरुषों को समझ नहीं रही है। कहता स्मार्ट सिटी मिशन में स्थानीय निकाय की भूमिका क्या है? तो स्थानीय जो निकाय का भूमिका है वो योजना के क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचों के प्रबंधन की जिम्मेवारी, ये हमारा स्मार्ट सिटी मिशन का स्थानीय निकाय की प्रमुख भूमिका है। आगे आइए, कहता है सरकारी आयोग, जिसको सरकारी आयोग कमीशन भी कहते हैं, किससे संबंधित है? तो हमारा केंद्र राज्य के संबंधों के बीच को स्थिति बतलाता है। 1983 में आया था सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंधों के बीच समीक्षा को व्यक्त करता है। कहता अनुच्छेद 249 के तहत संसद कब कानून बनाती है? जब राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय महत्व का घोषणा करे, तब वह 249 के तहत संसद कानून बनाती है। राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय महत्व की घोषणा करे। कहता है केंद्र राज्यों को प्रशासनिक निर्देशन किस अनुच्छेद के तहत देता है? केंद्र राज्यों को प्रशासनिक निर्देशन किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो किस अनुच्छेद के तहत देता है? अनुच्छेद 256 और 257 के तहत केंद्र राज्यों को प्रशासनिक निर्देश देता है। कहता है भारत के वित्तीय आपात कभी क्यों नहीं लगा? भारत में वित्तीय आपात कभी क्यों नहीं लगा? बात सही है, क्योंकि देश की वित्तीय शाखा हमेशा नियंत्रण में रही है। ये भी बात है, प्लस ये भी बात है कि कोई देश वित्तीय आपात इसलिए नहीं लगाना चाहता क्योंकि उसके एटीट्यूड कह सकते हैं, या फिर उसके जो संतुलित होता है, उसका जो रवैया होता है उसको बेइज्जती होता है, उसका जो स्थिति उसको बहुत घिरना पहुंचती है। कोई आदमी अपने आप को नीचा दिखाना नहीं चाहता, बात ये भी हो सकती है। सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया? तो सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया था, जो कि अनुच्छेद 352 में इसका प्रयोग किया गया। कहता है अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 की स्थापना कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद को पता होगा, हमारा जो स्थापना करता है वो राष्ट्रपति गठन करते हैं, इसका प्रधानमंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद गुड सर्विस टैक्स काउंसिल का स्वरूप क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है जो सहकारी संघवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग आर्टिकल 280 का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों एंड टैक्स का बंटवारा करना कौन काम करता है? वित्त आयोग करते हैं। आगे आइए, कहता क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल कैसा संस्था है? तो क्षेत्रीय परिषद है वो एक वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। एस.आर. बोम्मई केस का मुख्य निर्णय क्या था? जो एस.आर. बोम्मई केस हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब कह सकते हैं 356 का प्रयोग जब होता है तो उसका जांच हम लोग एस.आर. बोम्मई केस से ही कर रहे हैं। इसका जांच करता कौन? हमारा न्यायपालिका करता, याद रखिएगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता का आधार क्या है? एमसीसी का आधार क्या है? यह हमारा राजनीतिक दलों के बीच बनी एक नैतिक सहमति है। कहता है सीएजी कैग को लोक वित्त का संरक्षण क्यों कहते हैं? कैग को लोक वित्त संरक्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि वह सरकार के सभी खर्चों का ऑडिट
माने लेखा परीक्षा करता है, सीएजी है वो सभी ऑडिट लेखा परीक्षा कौन करता है, सीएजी करता है, समझे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सुझाव सरकार पर क्या है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के सुझाव सरकार पर क्या है, तो कह सकते हैं यह केवल सलाहकारी कॉन्सुलेटिव है, बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी नहीं है। आगे आइए, तो कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की सीमा क्या है, यह केवल सिफारिश कर सकता है, इसके पास सजा देने की शक्ति नहीं होती है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है इसका सीमा क्या है, ये केवल सिफारिश तो कर सकता है लेकिन सजा देने का अधिकार इसके पास नहीं होता है। नीति आयोग और योजना आयोग में मुख्य अंतर क्या है, तो नीति आयोग सहकारी संघवाद और बॉटम अप दृष्टिकोण पर काम करती है, बॉटम अप दृष्टिकोण पर काम करता है, जबकि जो योजना आयोग है वो इस पर कार्य नहीं करती है। लोकपाल की नियुक्ति का मुख्य कारण क्या है, तो लोकपाल की नियुक्ति है इसका मुख्य कारण है कि उच्च पदों पर भ्रष्टाचार की जांच करना। जैसे उच्च पदों पर बैठ के कोई लोग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग होते हैं उनको ये रोकने का कार्य करता है। सूचना का अधिकार आरटीआई राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन किस प्रकार का अधिकार है, तो ये एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का कार्य करता है सूचना का अधिकार। कहता है 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 102वां जो संविधान संशोधन है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने से संबंध रखता है। कहता सीबीआई की जांच के लिए राज्य से क्या माने, सीबीआई को जांच के लिए राज्यों से क्या चाहिए, तो राज्यों से संबंधित राज्यों की अहम सहमति यानी जनरल कॉन्सेंट चाहिए। जैसे सीबीआई जांच करेगा तो राज्य में सहमति होना चाहिए तभी जांच कर सकता है जी। क्या वित्त आयोग की सिफारिश बाध्यकारी है, वित्त आयोग का जो सिफारिश है क्या बाध्यकारी है, नहीं, ये केवल पारदर्शी प्रकृति की होती है, माने परामर्शी प्रकृति की होना, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू सगरो नहीं होगा, समझिएगा, इसका सबसे बड़ा समझिएगा कि इसका जो वैल्यू है वो सगरो नहीं होगा, वित्त आयोग का, वित्त मंत्रालय का होगा। कहता है एक के गोपालन केस 1950 का जो महत्व है क्या है, तो जो एक के गोपालन केस 1950 का महत्व है, इसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकीर्ण व्याख्या की, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि लिया गया था जापान से, पता होगा आपको। केशवानंद भारती केस में कितने जजों की बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच यही थी जी जो कि 73 में हुआ था, 13 जजों की बेंच अब तक का सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती। कहता मिर्नबा मिल्क केस ने किस संतुलन पर जोर दिया, तो जो मिनर्वा मिल्क केस है वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व के संतुलन पर ये जोर दिया था, याद रखिएगा। विशाखा गाइडलाइंस का संबंध किससे है, तो विशाखा गाइडलाइन का संबंध है वो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने का कार्य कौन करता है, विशाखा गाइडलाइंस, याद रखिएगा, गाइडलाइंस माने गाइड करता है महिलाओं को यौन उत्पीड़न पर। कहता है पुट्टा स्वामी केस 2017 ने क्या स्थापित किया, जो पुट्टा स्वामी केस हुआ था 2017 में, इसने क्या स्थापित किया था, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी के एक मौलिक अधिकारों को इसने स्थापित करने का कार्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है 10वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 10वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य है वह दल बदल कानून, दल बदल को रोकना और राजनीतिक स्थिरता में लाना, माने जो दल बदल अधिनियम है उस पर स्थिरता को लाना। लिली थॉमस केस का क्या परिणाम हुआ, तो लिली जो थॉमस केस था उसमें दोषी थे, दोषी सांसदों और विधायकों की सदस्यता तुरंत रद्द की गई, जो दोषी सांसद थे विधायक थे उनका
माने सदस्यता वो खत्म कर दिया गया था लिली थॉमस केस में, याद रखिएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कौन सी जानकारी नहीं दी जाती? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को प्रभावित करती है उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। यूएपीए का मुख्य कार्य क्या है? यह है आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी कार्यों को रोकना। आगे आइए, कहता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और ऐसे क्या अधिनियम को होता है, कर सकते हैं एक्ट अधिनियम होता है। यह भोजन को एक कानूनी अधिकार माने लीगल राइट्स बनाता है। ये भोजन को एक कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स बनाने का कार्य करता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है? कहता है जिससे सबसे अधिक वोट मिले वहीं विजय घोषित होता है। यही हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। चुनावी बॉन्ड कहता इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्यों रद्द किया गया? तो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसको इसलिए रद्द किया गया पारदर्शिता की कमी और मतदाताओं की सूचना अधिकारों के उल्लंघन के कारण इसको रद्द कर दिया गया। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप क्या है? ये चुनाव नहीं लड़ते पर नीतियों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति को कैसे बदला? तो क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति को कहता इन्होंने गठबंधन सरकार के तौर को जन्म दिया और राज्यों की आवाज बढ़ाई। जैसे क्या होता था कि कोई एक छोटा पार्टी होता था, वो अपने आप को बहुत बड़ा उभार नहीं पाता था या फिर उसको गलत नजर आता था और फिर माने अब बहुत बड़े पार्टी के साथ अब उसका आवाज नहीं मिल पाता था, इसलिए जुटता करके एक दूसरे पार्टी को मर्ज करके बड़ा पार्टी में बनाकर और उसका जो आवाज है वो ज्यादा पहुंच पाता था। इसीलिए पहुंचना मतलब उसको ज्यादा उस पर फोकस होता था। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए एक उपाय क्या है? तो एक उपाय है उम्मीदवारों के लिए अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना अनिवार्य करना। कहता है एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य तर्क क्या है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य तर्क है चुनावी खर्च में कमी और विकास कार्यों की निरंतरता। जिसे एक बार में सभी का चुनाव हो जाएगा, उससे क्या होगा, खर्च कम लगेगा, न तो फिर से बार बार चुनाव करने में बहुत ज्यादा खर्च होती है। कहता है वीवीपीएटी का उपयोग है, यानी इसका उपयोग कहाँ होता है? तो मतदाता को उसके द्वारा डाले गए वोट का भौतिक पर्ची दिखाने का कार्य करता है वीवीपीएटी। कहता नोटा विकल्प का महत्व क्या है? मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का एक अधिकार देता है। जिससे क्या होता है कि कोई को लोग को लगता है कि इन सभी में से कोई उम्मीदवार काम करने योग्य नहीं है, तो नोटा पे दबाने का कार्य करते हैं। व्हिप जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो व्हिप जारी करने का अधिकार राजनीतिक दलों के पास होता है। सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है। आगे आइए, तो कहता है नौकरशाही की निष्पक्षता क्यों जरूरी है? नौकरशाही की जो निष्पक्षता क्यों जरूरी है? ताकि सरकार योजनाओं बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के लागू हो सके, बिना भेदभाव के राजनीतिक योजना लागू हो सके, यही नौकरशाही की निष्पक्षता है। कहता छाया मंत्रिमंडल शैडो कैबिनेट कहाँ की विशेषता है? ये हमारा ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग सर इबोर जेनिंगस ने कहा। सर इबोर जेनिंगस ने कहा था भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र का क्या दायित्व है?
तो इसका जो दायित्व है राज्यों की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करना, यही 355 के तहत केंद्र का दायित्व है। संसदीय समितियों का मुख्य कार्य क्या है? तो संसदीय समिति इसका मुख्य कार्य है सरकारी खर्चों और विधायकों की सूक्ष्म जांच करना। खर्चों और विधायकों के सूक्ष्म को जांच करना, यही संसदीय समिति का मुख्य कार्य है। कथा प्रतिस्पर्धी संघवाद कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है? ये राज्यों के बीच विकास और निवेश के लिए स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा है। कहता है एक्ट ईस्ट नीति का राजनीतिक महत्व क्या है? तो एक्ट ईस्ट नीति का जो राजनीतिक महत्व है वो दक्षिणी पूर्व एशिया देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत करना इसका कार्य है, महत्व है। सोशल मीडिया का नियमन क्यों चुनौतीपूर्ण है? तो सोशल मीडिया का नियमन क्यों चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी और फेक न्यूज के बीच क्या करता है, ढूंढने का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायित्व कौन होता है? विधायिका, जो संसद के प्रति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है न्यायपालिका की भाषा आर्टिकल 348 मुख्य रूप से क्या है? यह हमारा उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है, यही इसका मुख्य रूप से उपयोग है। कहता है वेंकट चलैया आयोग का गठन क्यों हुआ था? तो यह हुआ था संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2000 ईस्वी में किया गया था। तो आज का यही रहा हमारा प्रश्न, 100 प्रश्न था जो कि टॉप प्रश्न सब थे। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको लिंक पीडीएफ में भी मिल जाएगा या फिर हमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शायरी है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, जैसे देखिए अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप पीडीएफ लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे यूट्यूब खुल जाएगी, हमारा चैनल आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इस प्रकार से आप चैनल यहाँ पे देख सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।